हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे अबाउट कैपेसिटेंस। इससे पहले अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझना हो, क्योंकि वो इस चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ऑलरेडी उसका लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमें जो पता होना चाहिए वो होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल क्या है, और दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है वो है अबाउट बेसिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहले शुरू करने से पहले एक बार आप प्रैक्टिकली देख लो कि एक्चुअली में कैपेसिटर्स दिखते कैसे हैं। तो अगर आप कभी भी किसी पीसीबी बोर्ड में देखो, किसी भी सर्किट में अगर आप देखोगे, इस तरह का कोई भी डिवाइस अगर आपको दिखता है तो वो एक्चुअली में एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर अलग अलग टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। किस तरीके से, किन किन केमिकल्स के यूज़ से उन्हें बनाया जा रहा है, उसी बेसिस पे उनका नाम सिलेक्ट होता है, जिसमें से कुछ जो है यहाँ पर दिए गए हैं। मेनली जो फेमस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स, सिरामिक कैपेसिटर्स एंड पॉलिस्टर कैपेसिटर्स। ये दो तीन फेमस है एग्जाम्पल। आप इसको फॉर सेक ऑफ नॉलेज के लिए एक बार रीड कर सकते हो। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आफ्टर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स, क्योंकि अगर आपको डाइलेक्ट्रिक्स नहीं पता है तो आप कैपेसिटर का बेसिक समझ ही नहीं सकते। तो डाइलेक्ट्रिक है क्या? डाइलेक्ट्रिक को अगर हम लोग सीधा साधा लैंग्वेज में कहें तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस को ही हम लोग एक्चुअली में डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो आपको तो पता है कि नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस को हम लोग इंसुलेटर भी तो कह सकते थे, और इंसुलेटर तो कहा भी जाता है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को। लेकिन जब बात आ जाती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, तब हम इसे स्पेसिफिकली इंसुलेटर के जगह डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं ये आपको आगे चल के लेक्चर में समझ में आएगा। इनका प्रॉपर्टी क्या है इसको समझने के लिए आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना पड़ेगा। ठीक है। उसको समझाने से पहले यहाँ मैंने कुछ लाइंस लिख दी हैं, एक बार देख लीजिए। यहाँ मैंने ये कहा है कि कंडक्टर जो होते हैं, कंडक्टर में फ्री चार्जेस बहुत होते हैं, है ना। उनमें फ्री चार्ज होते हैं और वो आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से वो चार्ज मूव करने लगता है। देखो क्या होता है। मान लो ये एक कंडक्टर है और इस पे मैंने एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। एज ए रिजल्ट क्या होगा, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ट्रेवल करने लगेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव, एंड इसके उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगेगा। ये हमें बेसिक पता है। तो फ्री चार्ज है, ये मूव करने लगा और इसीलिए हम इसे कंडक्टर कहते हैं। लेकिन अगर एक नॉन कंडक्टर हो, अगर ये मटेरियल जो है ये नॉन कंडक्टर हो, तो इसके पास फ्री चार्ज नहीं है। इसके पास फ्री चार्ज नहीं है। तो इसके पास क्या है होता है, उसे हम कहते हैं बाउंड चार्जेस। और इसको समझने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में मैंने बताया है आपको कि पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल उन्हें कहते हैं जिनमें पहले से ही पोलैरिटी होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं HCl मॉलिक्यूल का या फिर H2O2 मॉलिक्यूल का, H2O मॉलिक्यूल सॉरी। यहाँ पर देख सकते हो आप, इनमें क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेता है और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है और H पॉजिटिव हो जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ इस मॉलिक्यूल को ऐसे डिनोट करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इसका एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव टाइप हो गया। तो ये मॉलिक्यूल एज अ होल पोलर दिख रहा है। सिमिलरली वाटर के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है और ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाता है। तो इसको भी मैं ओवरऑल अगर ऐसे दिखाता तो इधर नेगेटिव और इधर कुछ पॉजिटिव आ रहा है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पोलर
नहीं होते हैं, उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है एकदम सेंटर पे कोइंसाइड करता है, तो वो पोलर नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा CH4। आप केमिस्ट्री में इसको और डिटेल्स में पढ़ चुके हो क्लास 11 में। ऐसे मॉलिक्यूल को इन जनरली हम लोग ऐसे गोल सर्कल देकर रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह पर है। आपको समझ में आया कि पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब इसका डाइलेक्ट्रिक से क्या रिलेशन है, इसे हम समझते हैं। चलिए, सो पोलर मॉलिक्यूल क्या है ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया। तो ये कुछ लाइंस यहाँ दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो इन्हें। ये लाइंस वही लिखे हुए हैं, एक बार रीड कर लेना, नोट्स बना लेना अच्छे तरीके से। अब देखो क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना किया जाए, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नो एक्सटर्नल फील्ड, अगर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता है, तो ये जो डाइपोल हैं, ये डाइपोल मॉलिक्यूल एक दूसरे में ऐसे अरेंज्ड हो जाते हैं कि इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो हो जाता है। मतलब एक मॉलिक्यूल के पास तो अपना फील्ड होता है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से होता है, तो इसके पास अपना एक फील्ड होता है। लेकिन अगर सारे मॉलिक्यूल इस तरीके से रैंडमली अरेंज हो गए हैं कि इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जा रहा है, तो इन एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड और एवरेज मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज जीरो। ठीक है ना, ओवरऑल कोई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ओवरऑल इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। इंडिविजुअल का एक डाइपोल मोमेंट है, लेकिन ओवरऑल का डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। ये क्लियर है। अब क्या होगा, अगर मान लो आपने यहाँ पर एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया, आपने यहाँ क्या कर दिया, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया, बाहर से आपने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, फील्ड अप्लाई कर दिया, तब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में ऐसे अरेंज हो जाएंगे, एक दूसरे में ऐसे अरेंज हो जाएंगे कि इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट इज फाइनाइट। और पहले वाले केस में नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा था हमारा, नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ जीरो हो जा रहा था। समझ में आया आप लोगों को क्यों इंपॉर्टेंट है नॉन कंडक्टर्स के केस में पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका नेचर बदल जा रहा है। जैसे ही आपने देखा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, तो सारे नेगेटिव इस साइड में आ गए, तो ओवरऑल नेगेटिव मैं बोल सकता हूँ इस तरफ आ गया, और ओवरऑल पॉजिटिव जो है इस डायरेक्शन में आ गया। लेकिन कंपाउंड ये जो मटेरियल है अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है। इसका रीज़न ये है कि हर पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव है, भले ही एक एंड पे नेगेटिव एक एंड पे पॉजिटिव आ जा रहा है, लेकिन ओवरऑल मटेरियल जो है, ओवरऑल जो सब्सटेंस है, वो अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। समझ में आया, ये बातें क्लियर हो गई। इसके साथ साथ आपको ये जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, या फिर नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये ध्यान से याद रखना। कौन सी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना इंटेंसिटी आप अप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना इंटेंसिटी आप अप्लाई कर रहे हो, इस पे डिपेंड करती है। और दूसरा, टेम्परेचर कितना इस मटेरियल पे अप्लाई किया जा रहा है। इन दो फैक्टर्स पर ये डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है भाई, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आप जितना बढ़ाओगे, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल अच्छे तरीके से वेल अरेंज्ड हो जाएगा, और जितना आप टेम्परेचर को घटाओगे, उतना ही कम थर्मल वाइब्रेशन होगा। ये टर्म हमेशा याद रखना, थर्मल वाइब्रेशन। टेम्परेचर बढ़ाने से ना मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगते हैं, तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इज नॉट गुड फॉर योर पोलैरिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर ना, तो ये दो चीज़ याद रहेंगे आप लोगों को, बाकी जो डिटेल है यहाँ पर लिखा हुआ है।
ठीक है, तो ये हो गया पोलर मॉलिक्यूल का बात। अब आ जाओ नॉन पोलर में क्या होता है भाई। तो नॉन पोलर ऑलरेडी मैंने बता दिया, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर कोइंसाइड। पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह कोइंसाइड कर जाते हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट इनका जीरो होता है इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, पर जैसे ही आप इसमें फील्ड अप्लाई करोगे, इसका जो कोइंसाइड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे से दूर हट जाता है, और इसके वजह से इसमें एक डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल मैं ये कह सकता हूं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस पोलैरिटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। है कि नहीं? जो मैंने कहा, जो समझाया, वही यहाँ पर लिखा गया है, एक बार डिटेल्स में पढ़ लेना इसे। ठीक है, समझ में आया? अब आ जाओ, ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इस पे जैसे ही आप फील्ड अप्लाई कर रहे हो पोलराइज हो जा रहा था, हमने ऑलरेडी देखा। भले ही ये पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, आप अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे तो ये पोलराइज हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। सो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जब भी आपसे एग्जाम में पूछे, यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिखा गया है, ये जस्ट एक शॉर्ट नोट है। डिटेल जो अभी ऊपर स्लाइड्स मैंने बताया वहाँ से देखना। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 1 में भी पढ़ाया था आपको, ये वहाँ पे देख सकते हो। इसके लिए आप जब भी आए तो आप पोलर मॉलिक्यूल के लिए इसको लिखोगे, पोलर मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दोनों के केस में। सिमिलरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए भी लिखोगे, जो अभी ऊपर स्लाइड्स मैंने लिखा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो होगा तो क्या होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो क्या होगा, पूरा डिटेल में लिखना होगा। ठीक है, अब इस डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को समझने से पहले एक टर्म को हम लोग को अच्छे तरीके से जानना है। उसे हम लोग कहते हैं, एक नया टर्म, एक नया टर्म है विच इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये चीज सबसे पहले याद रखना कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सो पोलराइजेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रहेगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्या मेजर करता है, ये क्या मेजर करता है या क्या डिफाइन करता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। सो पोलराइजेशन एक्सप्रेस करता है द एक्सटेंट टू विच डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज। कोई भी डाइलेक्ट्रिक कितना एक्सटेंट तक पोलराइज कर गया है, उसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। मतलब P, सॉरी दिस इज कैपिटल P इंक्रीज व्हेन डाइलेक्ट्रिक पोलराइज, और अगर डाइलेक्ट्रिक पोलराइज नहीं होगा तो इसका मतलब P का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये क्लियर है? सो पोलराइजेशन इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये याद रखना। ये यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, पी का डायरेक्शन जो होगा डाइपोल मोमेंट का सेम डायरेक्शन होगा। अच्छा, डाइपोल मोमेंट को हम लोग ना स्मॉल पी से दिखाते थे, और पोलराइजेशन को कैपिटल पी से दिखाते, तो कंफ्यूज मत होना। पोलराइजेशन का जो मेन डेफिनेशन है वो ये है, इट इज नथिंग बट द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो polarization is equal to dipole moment divided by volume। यही इसका मेन फॉर्मूला है। ठीक है ना? देखो, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फिगर में यहां पर अगर एक्सटर्नल फील्ड लगाया गया है तो ये डाइलेक्ट्रिक है, एक ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया है, इसका एक्सटर्नल फील्ड E है,
और यहाँ पर बहुत सारे डाइपोल मोमेंट बने हुए हैं। तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज को मैं यहाँ ले सकता हूँ। सपोज कर लो ये नेगेटिव चार्ज है Q और यहाँ पे ओवरऑल सेम पॉजिटिव चार्ज बिल्ट होगा। सपोज करो ये है +Q। सो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा हमें क्या पता है। और मान लो इनके बीच का जो दूरी है वो है कैपिटल L। सो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू आइदर चार्ज इनटू द लेंथ। सो मेरा पोलारिटी यहाँ पर अगर पोलराइजेशन बोलूँ तो ये हो जाएगा Q इंटू L बाई वॉल्यूम V, है ना। सो P इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, डाइपोल मोमेंट अगर इसको ले ले QL बाई वॉल्यूम को अगर V पकड़ना। चलो इस इंटायर डेरिवेशन को एक बार हम लोग क्लियरली यहाँ देखते हैं, एक्सप्रेशन कैसे निकालना है। तो इस कंस्ट्रक्शन को पहले समझ लो। कंस्ट्रक्शन में हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के लिए एक प्लेट ले लिया है, प्लेट है A और दूसरा प्लेट है B। ये प्लेट आप बस इसलिए जान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए काम में आ रहा है, ठीक है। ये गैप वैप को भूल जाओ, ये गैप वैप नहीं है, यहाँ पर समझाने के लिए दिया गया है। तो अगर इस प्लेट पे आप पॉजिटिव चार्ज दोगे तो यहाँ पे क्लोज जो भी डाइलेक्ट्रिक होगा उसमें उसका नेगेटिव, उसका ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर सारे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे इस प्लेट पे आपने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है तो इसके नियर में ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो इसके नियर में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। मान लो कि ये इतना छोटा है कि ये टोटल इसका डाइलेक्ट्रिक बन गया, मतलब डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एक सिंपल मॉलिक्यूल की तरह हम लोग लेट कर लेते हैं, मतलब इंटायरली इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। अगर प्लेट पे हमने चार्ज अप्लाई किया +Q और -Q और अंदर में चार्ज जो होगा ऑब्वियसली एकदम इक्वल 100% तो ट्रांसफर नहीं होता। मान लो अंदर है -QI, +Q के लिए -QI हो जाएगा और इधर +QI हो जाएगा। इसका जो थिकनेस है वो है D और इसका एरिया जो है इस डाइलेक्ट्रिक का वो है A। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं जो भी मैंने आपको समझाया अभी। तो इस केस में हम इसका पोलराइजेशन कैसे निकालेंगे। अभी अभी हमने जो कैलकुलेशन किया था जस्ट वैसे ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, है ना। अभी अभी क्या कहा था हमने, दैट इसका हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कितना होगा यहाँ पर, हम इसको बोल सकते हैं एरिया इनटू इट्स थिकनेस और डेप्थ, जो भी बोलो यही हो जाएगा ना। सो एरिया A है, थिकनेस D है, तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। दूसरा चीज़ अब हमें क्या निकालना है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। नेट डाइपोल मोमेंट होता है आइदर चार्ज, तो आइदर चार्ज की जगह आप QI ले सकते हो क्योंकि डाइपोल के अंदर की बात कर रहे हैं हम। आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, डिस्टेंस बिटवीन देम है D। तो ये हो गया नेट डाइपोल मोमेंट। तो हमें पता है पोलराइजेशन का मतलब ही क्या होता है, नेट डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूला पे अगर आप पुट करोगे तो क्या आएगा हमारा, नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है QI इंटू डी और वॉल्यूम है A इंटू डी। तो ये हो जाएगा QI इंटू डी बाई ए, और ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए आप इसको एक डायरेक्शन वेक्टर यहाँ पे लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी तो होता है। अब ये टर्म क्या दिख रहा है आपको, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम लोग। सो QI बाई ए को हम लोग सिंपली कह सकते हैं सरफेस और एरिया चार्ज डेंसिटी। सो अल्टीमेटली पोलराइजेशन का वैल्यू जो होता है न्यूमेरिकली सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है और इसका डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के बराबर होता है।
ये चीज़ें समझ में आ गई? क्लियर और नॉट? चलो इसके साथ और एक पार्ट हम लोग इसको इक्वेशन 1 दे दो। अगेन अगेन हम लोग क्या कह सकते हैं, ये पोलराइजेशन जो है इसका मैं मैग्नीट्यूड ही ले लूँ। चलो इसका मैग्नीट्यूड को मैं पी से लिख रहा हूँ, ओके, कंफ्यूज मत होना। सो ये पोलराइजेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। जितना ज़्यादा आप फील्ड अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन बढ़ेगा, मैंने डेफिनेशन में ही बता दिया था। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज एप्सिलॉन 0 काई ई इंटू ई। दिस इज नॉट एक्स, दिस इज कॉल्ड काई। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला। यहाँ पर ये जो काई है इसे हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। इसे क्या कहते हैं हम? ससेप्टिबिलिटी। इसे हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। और यहाँ पर एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई किया जाता है इसका डायमेंशन बैलेंस करने के लिए, ओके, डायमेंशन को बैलेंस करने के लिए एप्सिलॉन 0 यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हम लोग ला देते हैं जिससे एक्स ई जो है वो डायमेंशन लेस हो जाए, इसीलिए उसको लाना पड़ता है। ठीक है, कुछ बातें हम लोग ससेप्टिबिलिटी के बारे में नोट कर सकते हैं। ससेप्टिबिलिटी जो है कुछ बातें चलो नोट कर लेते हैं। पहला, दैट ससेप्टिबिलिटी is depend on मटेरियल। किसी मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग ससेप्टिबिलिटी होता है, मतलब अलग अलग पोलराइजेशन करने का पावर होता है। ठीक है, तो अगर किसी दो मटेरियल में किसी का ससेप्टिबिलिटी अगर ज़्यादा है तो उसका क्या मतलब समझेंगे हम लोग? अगर ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगा, यहाँ पर देखो, अगर ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगा तो उसका पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगा ना। सो द ग्रेटर वैल्यू ऑफ susceptibility for a material, the greater the induced charge. That is more polarization for a given इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो मटेरियल में अलग अलग पोलराइजेशन हो सकता है। जिस मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा चार्ज इंड्यूस होगा और उसमें ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। जैसे मान लो ये है मटेरियल ए और ये है मटेरियल बी, और दोनों के ही अक्रॉस में आपने जो फील्ड अप्लाई किया है वो है ई एक्सटर्नल। यहाँ भी आपने जो फील्ड अप्लाई किया वो है ई एक्सटर्नल। सपोज करो इसका ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू है एक्स ए, ये है ईटा बी, और सपोज ईटा ए इज ग्रेटर देन ईटा बी, देन पोलराइजेशन ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन पोलराइजेशन ऑफ बी। ये मतलब है इसका। समझ में आ गया पोलराइजेशन क्या है, ससेप्टिबिलिटी क्या है? चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक। अभी अभी हमने देखा कि कैसे पोलराइजेशन हो जाता है किसी एक डाइलेक्ट्रिक में, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी तो होता होगा, और इसको कैसे निकालेंगे? फिर से वही डायग्राम है, यहाँ थोड़ा सा गलती है डायग्राम में, चलो समझते हैं।
यहाँ पर मान लो यहाँ कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये दो मेटल प्लेट है, ओके, ये एक मेटल प्लेट है, ये भी मेटल प्लेट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। यहाँ कोई मीडिया नहीं है, इसके अंदर कोई मीडिया नहीं है, नो मीडिया। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड में एक चीज़ और याद रख लेना, यहाँ मैंने ये लिखना भूल गया कि ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू जो होता है ना, ये 0 होता है फॉर वैक्यूम, ये मैंने नहीं लिखा, ये 0 होता है फॉर वैक्यूम। चलो अब यहाँ आ जाओ, जो हम लोग कर रहे थे कंटिन्यू। अब क्या होगा, मान लो इन दोनों प्लेट के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, हमने क्या किया इसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया दोनों प्लेट के बीच। तो अभी अभी हमें पता है कि प्लेट पे जो चार्ज होगा डाइलेक्ट्रिक में, उसका नियर बाई ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ वही मैं गलती बोल रहा था, ये गलत हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा, है ना, डायग्राम गलत हो गया। और नेगेटिव चार्ज जो है वो अपने पास पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर लेगा, कुछ इस तरीके से, सही बना। अगर बाहर प्लेट पे चार्ज होगा प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो अंदर तो उतने चार्ज तो आ नहीं पाएंगे, है ना, थोड़ा तो कम हो जाएगा ना, 100% ट्रांसफ़र नहीं होता। तो यहाँ पर माइनस क्यू आई हम सपोज करें, और प्लस के लिए हो जाएगा प्लस क्यू आई, अंदर आया, प्लेट पे था प्लस क्यू, इस प्लेट पे था माइनस क्यू। अब देखो, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे थे, तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा था, उसी तरह डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्ज हुए हैं उनके वजह से उनका एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं कह सकता हूँ कि E0 जो है ये क्या है, ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बिटवीन प्लेट्स। EI क्या हुआ हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। एग्री और नॉट, एक एक लाइन में समझा के बता रहा हूँ, क्लियर होना चाहिए। E0 क्या है हमारा, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया था हमने। EI क्या हुआ, इंड्यूस हो गया चार्ज अंदर, जिसके वजह से एक अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। और एक चीज हमें क्या पता है, डायरेक्शन ऑफ EI इज ऑपोजिट ऑफ E0। E0 और EI का डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट हो गया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होना चाहिए, आप सोच के बताओ, आप सोच के बताओ, E0 बड़ा होगा या EI बड़ा होगा। ऑब्वियसली E0 बड़ा होगा, ऑब्वियसली E0 बड़ा होगा EI से, क्योंकि E0 एक्सटर्नल फील्ड है और इस फील्ड के वजह से EI प्रोड्यूस हुआ है। तो जो जिसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उससे बड़ा तो नहीं हो सकता, है ना। EI E0 के वजह से प्रोड्यूस हुआ था, तो उससे बड़ा कैसे हो सकता है, वो हमेशा उससे छोटा ही होगा ना, चार्ज उससे कम प्रोड्यूस होंगे, इंड्यूस होंगे, तो EI उससे छोटा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन अलोंग E0 के डायरेक्शन के बराबर ही होगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा से छोटा को घटा दो तो E0 माइनस EI, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को E से हम लोग लिख सकते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ये E हमने क्या लिखा, ये E है हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड,
इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, E0 था हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और EI जो था ये था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर ना? इस एक्सप्रेशन को और थोड़ा सा और आगे हम लोग ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस एक्सप्रेशन को और हम लोग थोड़ा आगे ले जा सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है ये एक्चुअली में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ E0 डिवाइडेड बाई एप्साइलन आर, जो मीडिया होगा वहाँ का, और ये हम लिख सकते हैं एप्साइलन आर इंटू EI। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा E0 1 + 1 बाई एप्साइलन। ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग? आपको पहले से ही पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री मीडियम में जब रहे और जब वो मीडियम में चेंज होता है तो वो डिवाइड हो जाता है उसका परमिटिविटी से। तो ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ जाएगा इजीली। कुछ गलत हुआ? यस, गलत हुआ है। EI ले जाएंगे, E इधर माइनस में होगा ना, मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, ये प्लस माइनस होगा, सॉरी। ठीक है, बहुत सारे बुक में इसी एक्सप्रेशन को और आगे तक ले गए हैं। चलो मैं बताता हूँ कैसे और आगे तक ले जा सकते हैं। इसको ऐसे लिखा हुआ है ना, बहुत सारे बुक्स में इसको और आगे ले गए हैं, ऐसे लिख के कि एप्साइलन आई को हम लोग लिख सकते थे सिग्मा आई डिवाइडेड बाई एप्साइलन ज़ीरो, और E0 को हम लोग लिख सकते थे सिग्मा ज़ीरो बाई एप्साइलन ज़ीरो, कुछ इस तरीके से, है ना। ये एक्सप्रेशन आपने पढ़ा है ऑलरेडी, मैंने इसको आपको होमवर्क दिया था। इस एक्सप्रेशन को जब आप यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा ज़ीरो 1 - 1 बाई एप्साइलन आर। ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। तो ये सारे फॉर्मूलाज एटलीस्ट न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आपको याद रखने चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना चाहते हो। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इसको चलो और आगे अगर हम लोग ले जाए तो हम सिग्मा को क्या कह सकते हैं? सिग्मा इज़ नथिंग बट Q/A ना। तो इस फॉर्मूला से अगर सब्सटीट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा QI इज इक्वल टू Q0 1 - सो फॉर्मूलाज देखो, एक मदर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बाकी सारे फॉर्मूलाज वहाँ से डिराइव्ड हो जाते हैं, है ना। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर इसको आप ससेप्टिबिलिटी के फॉर्म में लिखो, अगर इसे हम ससेप्टिबिलिटी के फॉर्म में लिखे तो कैसे कर सकते हैं? इसको हम लोग ससेप्टिबिलिटी के फॉर्म में भी लिख सकते थे, क्योंकि आपको P और E के बीच में रिलेशन पता है, वहाँ से आप उस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हो। सो मैं कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूँ, ये डिटेल में आप मुझे करके बताओगे। सो आपका होमवर्क है, सबसे पहला होमवर्क है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक डाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। एक डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कब हो जाएगा, इससे आप क्या समझते हो? पहली चीज। दूसरा, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटेंस। तीसरा एक एक्सप्रेशन आप मुझे प्रूव करके बताना, प्रूव दैट एप्साइलन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ये 3 होमवर्क आप अगर कंप्लीट कर लेते हो, सो यू बिकम इनविंसिबल इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स एंड कैपेसिटेंस। एक एक सम्स को आप अंदर से समझ के सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है,
सो उसके बाद ये कुछ स्लाइड्स दिए हुए हैं, इसको एक बार आप लोग हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर है। और देन हम लोग नेक्स्ट क्लास कैपेसिटेंस जो है उसको हम लोग थोड़ा सा कवर किए हैं, बाकी कंप्लीट करेंगे। ओके, सो थैंक यू।